हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका एमपी बोर्ड लर्निंग पाथवे में स्वागत है। आज हम आपका राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स, सभी एट्थ वाले बच्चे समझ गए होंगे। एट्थ वाले बच्चों के लिए राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स को कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक के क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे। अब इसके आगे के क्वेश्चंस को कंटिन्यू करते हैं, जो कि है हिंदी के। मैं पूरा पार्ट लेके चल रही हूँ राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स का, जो मानसिक योग्यता का फर्स्ट पार्ट है ना, 90 मार्क्स का जो है ये, जिसको NMMSE भी बोला जाता है। क्लियर? तो इसका देखिए राष्ट्रीय मेरिट कम मीन्स में अब हम करते हैं 46वें से। 45 तक हो चुका था, अब 46वें क्वेश्चन से देखना शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लव कुश शब्द में समास है। तो आपको लव कुश शब्द में समास बताना है। यदि आपने स्कूल में समास पढ़ा होगा तो आप देखिए समास इजीली जल्दी से पहचान जाएंगे। यदि नहीं पढ़ा है तो शॉर्ट ट्रिक में मैं अभी आपको यहाँ बता दूँ, क्योंकि लंबा लर्न नहीं रहेगा एग्ज़ाम में, है ना। तो जो ट्रिक है जिस बेस पे आप एग्ज़ाम में कर पाएंगे उसको मैं यहाँ कंटिन्यू करती हूँ। तो क्या होता है, यदि आप देखें तो समास क्या होता है। समास का मतलब होता है दो या दो शब्दों के मेल को, सीधा बोलें इजी वे में तो दो शब्दों के मेल को, है ना, दो शब्दों के मेल को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। अब दो शब्दों के मेल की बात हो रही तो दो शब्द मिलने भी तो चाहिए, है ना। जैसे अभी ये हम बात करें कि एक शब्द बोल रहे दो अंधे, तो क्या ये समास है? यहाँ तो ये पार्ट्स हैं समास के, है ना। लेकिन यदि एक वर्ड ले लें जैसे ये धरती, तो धरती क्या समास में आएगा? नहीं आएगा। लेकिन यहाँ पे यदि दो शब्द कोई होते तो वो आपका समास में आ जाता। क्लियर? कैसे? जैसे ये है, दो शब्द है, तो जब दो शब्द एक साथ आते हैं तो उसको कहते हैं, दो शब्दों के मेल को या समूह को, उस शब्द समूह को कहते हैं समास। ठीक है। अब ये होते हैं 6 प्रकार के। अब 6 कौन कौन से, तो आपको पता होना चाहिए। देखिए एक बार मैं बता देती हूँ। अव्ययी भाव पहला होता है, अव्ययी भाव। अब अव्ययी भाव क्या होता है, तो अव्ययी भाव समास मतलब होता है कि जिस समास में पहला पद लुप्त हो, या कहना चाहिए अव्यय हो। अव्यय का मतलब होता है जिसका कोई मीनिंग ना निकल रहा हो, है ना। पहला शब्द का कोई मीनिंग ना निकल रहा हो। अब पहले शब्द का मीनिंग कब नहीं निकलेगा? जैसे आप लोग बोलते हो प्रतिदिन स्कूल जाता हूँ, बोलते हैं ना। तो इस प्रतिदिन में क्या होगा, आप देखना दूसरा शब्द तो आपका क्या है, मुख्य शब्द है दिन। दिन संज्ञा है ना। तो दूसरा शब्द तो मेन है या संज्ञा है, लेकिन पहला जो शब्द होगा, जैसे ये पहला शब्द है, तो पहला शब्द अव्यय हो। अव्यय का मतलब होता है जिसमें उसका कोई भी मतलब ना निकल रहा हो, है ना। जैसे हमेशा बोलते प्रतिदिन जाता हूँ, यहाँ पे प्रति का मतलब क्या है, आप डेली ही बताना चल रहे, रोज आते हो, लेकिन आगे के शब्द का मीनिंग तो नहीं निकल रहा है ना उतना। तो जो ये शब्द होता है ऐसे शब्दों को बोलते हैं अव्यय। तो जहाँ पर भी पहला शब्द अव्यय वाला हो तो वो शब्द कहलाता है अव्ययी भाव समास। दूसरा एग्जाम्पल और देख लो, यथाशक्ति। ठीक है। अब यथाशक्ति क्या होता है, तो देखिएगा आप जब यथाशक्ति की बात करें, देखो मैं लिख देती हूँ यथाशक्ति। अब इसमें यथाशक्ति मतलब होता है, आप देखना एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, जब आप किसी को भी सुनना, बड़े लोगों को स्पेशली यूज़ करते हुए, कहते हैं यथाशक्ति मतलब आप जितनी आपकी शक्ति हो उतना आप कर दो, बोलते हैं ना। चाहे वो आपका पूजा पाठ के समय हो, चाहे शादियों के वो समय पे हो, है ना। तो जब भी बड़े बात करते हैं तो वो ये वर्ड ज़्यादातर यूज़ करते हैं, यथाशक्ति। इसमें शक्ति का मतलब तो यहाँ पर है कि आपकी ताकत के अनुसार, है ना, मतलब जितना आप कर सकते हो। यथा का तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं। तो ये तो वर्ड प्रधान हो गया, इस वर्ड को कहते हैं अव्यय। तो ये अव्यय वर्ड जहाँ भी आएंगे समझ जाना अव्ययी भाव समास है। क्लियर? अब दूसरा समास होता है आपका कर्मधारय। कर्मधारय समास लिख देती हूँ मैं, है ना, आपको शायद थोड़ा सा डाउट रहे। कर्मधारय, अब ये कर्मधारय समास क्या होती है, कर्मधारय। कर्मधारय समास आपको ऐसे याद रखना है कि वह समास जिसमें विशेषण और विशेष्य आता है। अब विशेषण और विशेष्य तो आपने पढ़ा है। विशेषण मतलब जो विशेषता बताता है, ठीक है। और विशेष्य मतलब होता है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है, उसको विशेष्य कहते हैं। ठीक है। विशेष का मतलब होता है जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है या बताई जाती है, उसको विशेष्य कहते हैं। अब उदाहरण देखो, तो इसका उदाहरण क्या आएगा, जिसमें मतलब विशेषता बताई जा रही हो। तो यदि आप इजी वे में देखेंगे तो जैसे
कमल की विशेषता बतानी है, ठीक है। तो अब कमल की विशेषता बतानी है तो हम क्या बोलेंगे, तब हम बोलेंगे नील कमल बोलते हैं। तो ये नील कमल में आप देखना यहाँ पे, ठीक है। कमल तो एक क्या हो गया आपका, एक फूल का नाम बता रहे हैं। इसकी संज्ञा इस संज्ञा का हमने क्या बताया, उसकी विशेषता बताई कि कमल तो है लेकिन कमल कैसा है, नीला है। तो जब इस तरह के शब्द आते हैं तो उसको कहते हैं कर्मधारय। और एग्जाम्पल देख लो इसका, मृगनयन, लाल मणि, बोलते हैं ना नीलमणि, लाल मणि। तो ये जो है तो क्या है, मणि की विशेषता बताई कैसे, लाल। तो इस तरह के जितने भी वर्ड हैं वो कहलाते हैं कर्मधारय। तो 2 समास क्लियर हुए। तीसरा होता है तत्पुरुष। तत्पुरुष को समझने का सबसे अच्छा तरीका है कि जहाँ पे कारक यूज होते हैं, तत्पुरुष, ठीक है। तत्पुरुष मतलब जहाँ कारकों का यूज हो। कारक पढ़ा है ना आपने, हिंदी में कारक पढ़े होंगे आपने, नहीं पढ़े तो इस बार पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे तत्पुरुष आपको क्लियर हो जाएगा। जहाँ पर कारक, कारक मतलब कर्ता ने कर्म को करण से, है ना। तो इस तरह के जो आठ हैं उसको कहते हैं कारक। तो ये कहलाते हैं तत्पुरुष। मतलब जहाँ पर भी कारक का यूज हो वो है आपका तत्पुरुष, ठीक है। अब कैसे पता चलेगा, तो देखो एग्जाम्पल, जैसे मैं बोल दूँ आपसे देशभक्ति, बोलते हैं ना देशभक्ति सॉन्ग सुनाओ, गीत सुनाओ। तो ये देशभक्ति गीत कैसे बोलेंगे, यदि इसको आप विग्रह करोगे, अलग अलग करोगे तो क्या होगा, देश के लिए भक्ति। तो यहाँ पे हमने क्या लगाया, के लिए, तो कारक आ गया बीच में। तो जब हम इसको विग्रह करके देखेंगे, मतलब अलग अलग करके देखेंगे, है ना, तो संधि करके जिसको आप बोलते हैं, तो जब संधि विग्रह करके देखेंगे तो आप देखिएगा इसमें कारक का यूज होता है। और जहाँ भी कारक का यूज हो रहा है वो आपका सीधा सा पहचान जाइएगा कि तत्पुरुष है। क्लियर। अब नेक्स्ट आता है दिगु। दिगु के लिए ज़्यादा याद करने की या सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिगु का मतलब होता है संख्या। तो जहाँ भी संख्यावाचक बात आ रही है वो आपका दिगु है। क्लियर। अब दिगु यहीं पे लिखा है इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ। दिगु मतलब संख्यावाचक। अब संख्यावाचक कैसे हो सकता है, जैसे मैं आपसे कहूँ कि त्रिल, है ना, तृतीय, तो तृतीय वाली बात हो रही है, या कहते त्रिनेत्र। तो अब मैंने यहाँ पे त्रि लगा दिया ना, तो ये त्रि की वजह से क्या हो गया, 3 नेत्र वाले। तो यहाँ पे तृतीय की वजह से क्या हो जाएगा, दिगु हो जाएगा। तो जहाँ पर भी है ना, जैसे बोलते चौराहा, देखो सबसे अच्छा एग्जाम्पल, इसको याद रखना, चौराहा। चौराहा में मतलब 4 राहों वाला, है ना। तो देखो फिर से हो आ गया। तो जहाँ भी संख्याओं की बात आ रही है, जहाँ गिनती की बात है, संख्या की बात है, तो वो आपका होता है द्विगु समास। नेक्स्ट है द्वंद्व। तो द्वंद्व समास वो समास होता है जहाँ दोनों ही पद प्रधान हो, मतलब दोनों पद एक दूसरे के बराबर हो। बराबर से याद रख लेना, ठीक है। दोनों पद बराबर कैसे, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है जिसको आप कभी नहीं भूलोगे, माता पिता। दोनों बराबर है ना, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई कम नहीं, कोई ज़्यादा नहीं, है ना, दोनों ही बराबर हैं। यदि आप अपनी लाइफ को देखो तो माँ भी ज़रूरी है तो पिता भी ज़रूरी है ना। तो बराबर, तो जहाँ पे बराबर की बात है, जहाँ पे हम ये द्वंद्व छिड़ जाए, मतलब जहाँ ये लड़ाई हो कि ये इसको बड़ा बोले कि उसको, जहाँ दोनों बराबर है ना। तो सीधी सी बात है, बराबर वर्ड याद रखना। तो बराबर जहाँ पर है उसको कहते हैं द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, लव कुश। अच्छा, इसको पहचानने का एक तरीका और होता है, इसमें ये बीच में ये जो लगा है डैश, ये लगता है। क्लियर। तो इससे समझ जाना है कि द्वंद्व समास है। अब बचा लास्ट आपका बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि समास क्या होता है, तो बहुव्रीहि समास होता है जिसमें तीसरा पद प्रधान हो। तीसरा पद मतलब कि जब हम कोई ऐसी बात कर रहे हो, यहाँ लिखा हुआ है बहुव्रीहि, है ना। तो बहुव्रीहि मतलब तीसरा पद प्रधान। तीसरा मतलब जैसे लंबोदर, तो अब मैंने बोला लंबोदर। अब इस लंबोदर की यदि बात हम करें वर्ड की, तो इस शब्द में क्या है, लंबोदर मतलब आप सब जानते हैं गणेश जी के लिए बोला जाता है। तो गणेश जी के लिए हमने क्या बोला, लंबोदर। लेकिन देखो दूर दूर तक ये वर्ड कहीं नहीं आया है, लेकिन तीसरे पद निकल कर आया ना। तो इसीलिए कह रहे हैं जहाँ तीसरा पद प्रधान हो, जैसे दशानन। तो सबको पता है किसके लिए बोल रहे हैं, रावण के लिए। तो जहाँ पे तीसरा पद प्रधान होता है उसको कहते हैं बहुव्रीहि। क्लियर। तो आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब लवकुश की यदि बात करें तो इसमें कौन सा समाज है, तो इसमें है द्वंद्व समास। क्लियर। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वह धरती पर गिर पड़ा। देखिए अभी कारक की बात हो रही थी, अब आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि कारक कितना जरूरी है। यदि कारक आप पढ़ लेंगे तो आपके दो प्रश्न क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो देखो यहाँ कारक की बात हुई, तो धरती पर, तो देखो यहाँ पर लगा है,
पर किस में आता है? तो जब आप पढ़ के देखेंगे या आप लर्न कर लोगे, इसको याद करना पड़ेगा। तो जब आप लिख के देखोगे तो कर्ता ने कर्म को करण से, है ना? तो ऐसे जब आप पढ़ेंगे तो देखना अधिकरण में आता है पर। ठीक है, तो पर आपका किस में आ जाएगा? अधिकरण। क्लियर? नेक्स्ट है निम्नलिखित में से विस्मयादि बोधक। विस्मयादि मतलब किसी की सडन फीलिंग जो आ रही हो, है अचानक से जो होता है ना, तो ये वाला साइन होता है उसमें, जिसको इंग्लिश में मैंने पढ़ाया भी था, एक्सक्लेमेटरी। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द है। अशुद्ध मतलब जो सही नहीं लिखा गया, तो आपका है अभ्यारण। क्यों है? क्योंकि अभ्यारण में आ के बाद भा आधा आएगा या रण है। क्लियर? तो इस वजह से ये गलत है। नेक्स्ट है इला न देड़ी आपड़ी हाल रिया हुल राय। रेखांकित शब्द का अर्थ, तो इला का मतलब बताना है। इला मतलब होता है पृथ्वी। नेक्स्ट चलिए देखते हैं, जिसे टाला ना जा सके, एक शब्द बताना है। शब्द समूह के लिए एक शब्द प्रयुक्त होगा, तो जिसे टाला ना जा सके उसको कहते हैं अटल। निम्नलिखित में से तत्सम शब्द नहीं है। अब तत्सम और तद्भव आपको पता होना चाहिए। तो तत्सम देखना, यही मैं बता देती हूँ बड़ी इजी तरह से। तत् मीन्स होता है, एक मिनट, सम मीन्स होता है समान। ठीक है, तो समान, तो संस्कृत में से जैसे का तैसा शब्द ले लें, समान शब्द जो आते हैं उसको कहते हैं तत्सम, और तद्भव उसका उल्टा। अब तद्भव उल्टा कैसे? कि संस्कृत से आए हुए शब्द को जब हम हिंदी में बदल देते हैं तो उसको तद्भव कहते हैं। क्लियर? तो एक याद कर लोगे, दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो तत्सम मतलब संस्कृत से समान आया हुआ समान लिख देना। तो अब यहाँ एक कौन सा नहीं है तत्सम? तो देखो, कर्ण है, नृत्य है, रात्रि है। कौन सा नहीं है? तो जो नहीं है वो है आपका जस, ये नहीं है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, लाल पीला होना, मुहावरे का अर्थ। तो सबको पता है लाल पीला होना मतलब गुस्से में होना। अब बेणेश्वर का मुख्य मेला भरता है। बेणेश्वर का जो मुख्य मेला है वो भरता है आपका पूर्णिमा में। ये एक्चुअल में राजस्थान में भरता है और वो पूर्णिमा में भरता है। क्लियर? नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, चलिए ये आई थिंक पैराग्राफ नहीं, 55। मोहनी मूर्ति सावरी सूरती पंक्ति में अलंकार। तो जब ये अलंकार की बात हो रही है तो अब ये आपको क्या है, पूरे अलंकार पढ़ने होंगे, है ना। चलिए कभी बीच में मैं इसमें कभी और टॉपिक भी आएगा तो मैं अलंकार बता दूंगी, जैसे आज समास बता दिए। तो अलंकार यहाँ पे कौन सा है? तो देखिए, बार बार माँ की आवृत्ति हुई है ना, तो पुनः पुनः आया है ना, और यहाँ पे सा की हुई है। तो जब कोई शब्द या वर्ण बार बार या पुनर् जिसको आप बोलते हैं ना, पुनः या रिपीट करना बोलते हैं, तो जब भी कोई वर्ण या शब्द रिपीट होता है तो उसको कहते, सॉरी शब्द नहीं, वर्ण, जहाँ पर वर्ण की बार बार रिपीट होता है उसको कहते हैं अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पे होगा अनुप्रास अलंकार, शब्द का नहीं होगा बेटा। शब्द में क्या हो जाएगा, यदि शब्द की बात करेंगे तो वो अलंकार बदल जाएगा, है ना, इसलिए यहाँ वर्ण की आवृत्ति को बोलेंगे। तो जब वर्ण बार बार जहाँ पर आता है, रिपीट होता है, उसको बोलते हैं अनुप्रास अलंकार। नेक्स्ट है अनुत्साहित, इसमें उपसर्ग बताना है। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि अनुत्साहित में मेन वर्ड क्या है, उत्साहित। ठीक है, तो यहाँ पे आपको उपसर्ग बोला है तो अनुत्साहित बोल रहा है। यदि आप देखना, यदि हम पूरा अनु ले लें, ठीक है, तो यहाँ पे ये तो गायब हो गया ना। तो यदि ये गायब हो गया, यदि इसको हटा दे तो क्या पढ़ोगे, क्या अनुत्साहित पढ़ोगे? नहीं ना, है ना। फिर अनुत्साहित तो पढ़ नहीं सकते, अनुत्साहित तो हो गया, इसका मतलब ये शब्द रॉन्ग है, आवास नहीं आएगा। तो इसमें करेक्ट कौन सा है? इत प्रत्यय है ही नहीं, तो आपके पास बचा कौन सा? अनु। ठीक है, नेक्स्ट है छा वर्ण कौन से संयुक्त व्यंजनों से मिलकर बना है? तो छा बना हुआ है का और शा को मिलाकर, षटकोण वाले। ऐतिहासिक शब्द में प्रत्यय है, तो ये बहुत बार आता है ऐतिहासिक, तो छोटी की मात्रा है इसलिए एक प्रत्यय, बड़ी की होती तो ये वाला हो जाता है ना। नेक्स्ट, श्रुति सम भिन्नार्थ शब्द जलज जलद का सही अर्थ बताना है, मतलब पर्यायवाची। तो यदि जलज का भी आपको पर्यायवाची पता होगा तो आप जल्दी से बता दोगे। तो ये है कमल और बादल, क्योंकि जलज मतलब होता है कमल, पंकज जलज है ना, तो कमल के लिए आते हैं। निम्नलिखित में से तद्भव शब्द है,
तद्भव, अभी बोला था तत्सम यदि बन गया तो तद्भव आप बता दोगे। तो तत्सम मतलब संस्कृत का समान शब्द, तो तद्भव मतलब उसका संस्कृत से आके हिंदी में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पे स्वर्ण संस्कृत का है, मूर्ति संस्कृत का, अष्ट भी संस्कृत, बचा कौन सा, लाखन। तो सही आंसर क्या होगा, लखन, सॉरी लाखन नहीं लखन। अब नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे दिया हुआ है एक पैराग्राफ। अब पैराग्राफ थोड़ा सा बड़ा करके ही मैं बताऊंगी तो फिर दिखेगा नहीं। चलिए मैं ध्यान पढ़ देती हूँ, ध्यान से सुन लीजिएगा, है ना। ऋषि मुनियों ने गहन चिंतन के बाद एक उद्घोष किया है, गावो विश्वस्य मातरः। भारतवर्ष में सदियों से गाय धन और धान्य की दात्री अर्थात एक उपयोगी पशु मात्र ही नहीं, वरन यहाँ के लोग उसे पवित्र और पूज्य मानकर अत्यंत आस्था का भाव रखते हैं। गोधन के प्रति आदर भाव हमारी पुरातन संस्कृति का अटूट हिस्सा रहता है। द्वापर काल में गोपाल नाम से विख्यात श्री कृष्ण स्वयं ग्वाला बनकर गौ सेवा करते दृष्टिगोचर होते हैं। क्लियर। तो इस पर आपको क्वेश्चन आए हैं, गावो विश्वस्य मातरः का उद्घोष किया है, तो किसने किया है, तो अभी स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि किसने, ऋषि मुनियों ने किया है। क्लियर। चलिए दूसरा देखते हैं, इसका बाद वाला है दूसरा, द्वापर काल में गोपाल नाम से विख्यात हैं। तो गोपाल नाम से द्वापर में कौन था, तो अभी बताया था श्री कृष्ण। नेक्स्ट है, लोग पवित्र और पूज्य मानते हैं, तो किसको मानते हैं, तो किसको मानते हैं, गाय को। क्लियर। नेक्स्ट है, पवित्र शब्द का विलोम होगा, पवित्र मतलब पुण्य, तो पवित्र का अपवित्र। क्लियर। अब नेक्स्ट है, अत्यंत शब्द का संधि विच्छेद, इसका संधि विच्छेद करना, तो अति अत्यंत, तो अति प्लस अंत अत्यंत। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट है एक और पद्यांश दिया हुआ, पद्यांश मतलब कविता की लाइन है, उन लाइनों को पढ़ के आपको क्या करना है, उत्तर देना है। देखना, डुबकियां सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है, मिलते न सहज की ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता दूना उत्साह इसी हैरानी में, मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। चलिए देखते हैं प्रश्न पहला, सिंधु शब्द का अर्थ है सिंधु, तो आपको पता है नदी को कहा जाता है, नाम ही है सिंधु नदी, है ना। खाली हाथ लौटकर कौन आता है, तो कौन आएगा, गोताखोर आते हैं। नेक्स्ट देखिए, मोती मिलते हैं, किसको मिलते हैं, मोती कहाँ मिलते हैं, तो गहरे पानी में, कोशिश करने वालों की नहीं होती, तो क्या नहीं होती, हार। तो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया होगा, और कहीं डाउट हो तो पूछिएगा ज़रूर। चलिए नेक्स्ट और इसका एक देख लें, बचा है, क्या है इसका, सहज। सहज शब्द का अर्थ है, सहज मतलब आसानी से, तो इसका अर्थ होता है आसानी से। क्लियर। तो आप अर्थ समझ गए, आसानी से। तो आई थिंक इतने आपको क्लियर हो गए हैं, ये थोड़ा सा लंबा ना हो जाए इसलिए इसको यहीं कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे इसके आगे का पार्ट नेक्स्ट पार्ट में। तो चलिए इसको आप कंप्लीट करिए, कहीं डाउट हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ सकते हो, और यदि समझ आया तब भी कमेंट करिए कि आपको समझ आया, ताकि एटलीस्ट मेरे को पता चले कि कितने बच्चों को समझ आ रहा है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।